हेलो गाइस, वेलकम टू द कैटलिस्ट ग्रुप। दिस इज विशाल शर्मा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो वेपर पावर साइकिल में हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है। इट इज़ द पार्ट 2 ऑफ द वेपर पावर साइकिल। वेपर पावर साइकिल में हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि हम वेपर पावर साइकिल को क्यों यूज़ करते हैं। बिकॉज इन केस ऑफ द गैस पावर साइकिल आपका जो बैकवर्क रेशियो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द कंप्रेसर इज मच हायर इन केस ऑफ योर गैस पावर साइकिल। दैट्स व्हाई वी विल प्रेफर द वेपर पावर साइकिल। वेपर पावर साइकिल में आपका जो हाफ स्टेट होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, जो आपका हाफ स्टेट होता है वो वेपर स्टेट में होता है। दैट्स व्हाई वी विल यूज द डोम कर्व इन योर टीएस डायग्राम। उसके बाद हमने देखा था कि जो आपका वेपर पावर साइकिल होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। पंप का यूज़ करने से क्या होता है, पंप का यूज़ करने से जो कंप्रेशन जो वर्क होता है और जो आपका प्रेशर इंक्रीज करने के लिए जो वर्क इनपुट प्रोवाइड करना पड़ता है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द यूजिंग द पंप एंड द प्रॉब्लम इज दैट पंप विल बी हैंडल ओनली द लिक्विड स्टेट। वो लिक्विड स्टेट को हैंडल करता है। दैट्स व्हाई वी विल यूज द कंडेंसर इन ऑर्डर टू रिजेक्ट द लेटेंट हीट ऑफ द वर्किंग फ्लूइड। तो लेटेंट हीट को वो क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद हमने देखा था कि नेटवर्क क्या होता है, बैकवर्क रेशियो क्या होता है, आपका जो वर्क रेशियो है वो क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। फिर आपको देखना पड़ेगा कि जब हम डिफरेंट पैरामीटर्स को चेंज करते हैं देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द डिफरेंट पैरामीटर्स। एंड अगर हम बात कर सकते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स आपके चेंज हो सकते हैं इन केस ऑफ द आइडियल रैंकाइन साइकिल। मैंने ये कंपैरिजन भी किया था कि जो आपकी कार्नोट साइकिल होती है उसको हम रैंकाइन साइकिल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं। अब उसके बाद हमने लास्ट में मॉडिफिकेशन में पढ़ा था कि अगर हम कंडेंसर प्रेशर को डिक्रीज कर दें, बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज कर दें देन व्हाट विल हैपन। और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम सुपर हीटिंग करते हैं आपके बॉयलर में तो अगर टरबाइन के एंट्री पर अगर आपका सुपर हीटर स्टेट होगा तो उसके क्या क्या फायदे होंगे। नाउ कम टू द वेपर पावर साइकिल के सेकेंड पार्ट में। और सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रीहीटिंग का क्या इफेक्ट होता है। तो ये जितने भी चीज़ें आप ऑलरेडी गैस पावर साइकिल में इन डिटेल्ड कवर कर चुके हो। तो नाउ कम टू द रीहीटिंग। क्या हम इसमें रीहीटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल, इस प्रोसेस में हम इस साइक्लिक प्रोसेस में हम रीहीटिंग कर सकते हैं। तो जब हम रीहीटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर आपका होता है एक बॉयलर। सो दिस वन इज द बॉयलर। ये है आपका बॉयलर। ठीक है, अब बॉयलर के बाद आपके होगा आपके हाई प्रेशर टरबाइन। सो दिस इज द हाई प्रेशर टरबाइन। सो ये है आपका हाई प्रेशर टरबाइन। सो दिस इज द हाई प्रेशर टरबाइन। यहाँ तक आपको पता है कि आइडियल साइकिल में ये कंपोनेंट्स होते हैं। हाई प्रेशर टरबाइन से एक्सपेंड होने के बाद आपका जो वर्किंग फ्लूइड है, वो वापस बॉयलर के अंदर एंटर करता है और बॉयलर से बाहर निकलता है और फिर वापस कहाँ जाता है, आपके लो प्रेशर टरबाइन में। सो अब जो बनाने वाला हूँ मैं वो होगा आपका लो प्रेशर टरबाइन। क्या होगा? लो प्रेशर टरबाइन। आप यहाँ पर रीहीटर भी यूज़ कर सकते हो। आप क्या यूज़ कर सकते हो? यहाँ पर रीहीटर भी यूज़ कर सकते हो जो हीट लेगा आपके बॉयलर से। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर आप रीहीटर यूज़ करते हो तो ये यहाँ से होते हुए ऐसे जाएगा, और दिस इज योर लो प्रेशर टरबाइन। लो प्रेशर टरबाइन से आपका वर्किंग फ्लूइड बाहर निकलेगा। यहाँ पर होगा आपका कंडेंसर। तो यहाँ क्या होगा? आपका कंडेंसर होगा। तो दिस इज द कंडेंसर। कंडेंसर के बाद वी विल यूज द पंप। हम यहाँ पर पंप का यूज करेंगे एंड द फंक्शन ऑफ द पंप इज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड अप टू द बॉयलर प्रेशर। सो हम वापस यहाँ बॉयलर के अंदर एंटर हो जाएंगे। सो दिस इज द साइकिल ऑफ द रीहीटिंग प्रोसेस। तो ये आपका रीहीटिंग प्रोसेस का क्या हो जाता है? साइकिल हो जाता है। नाउ कम टू द पॉइंट दैट डिफरेंट स्टेट क्या है। तो ये है आपकी 1 स्टेट, ये है आपकी 2 स्टेट, ये है आपकी 3 स्टेट, ये है आपकी 3 स्टेट, ये है आपकी 4 स्टेट, ये है आपकी 5 स्टेट, ये है आपकी 6 स्टेट। सो दिस इज द पर्टिकुलर कंपोनेंट डायग्राम ऑफ द रीहीटिंग प्रोसेस इन केस ऑफ योर वेपर पावर साइकिल और रैंकाइन साइकिल। ठीक है, तो पहले होता है आपका हाई प्रेशर टरबाइन, फिर क्या होता है आपका लो प्रेशर टरबाइन। यहाँ तक कोई संदेह? बिल्कुल सर, कोई संदेह वाली बात नहीं है। कभी कभी सीक्वेंस याद रखने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए बॉयलर के पास प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो पहले हाई प्रेशर टरबाइन है, उसमें एक्सपेंड होने के बाद प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए लो प्रेशर टरबाइन है। क्लियर है? कंप्रेसर में इंटरकूलिंग करते हैं तब क्या होता है? पहले लो प्रेशर कंप्रेसर होता है क्योंकि प्रेशर स्टार्टिंग में लो होता है
उसके बाद इंटरकूलिंग करने के बाद हम और ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वो हो जाता है हाई प्रेशर कंप्रेशर। तो वो ध्यान रखिएगा कि पहले हाई आता है या लो आता है, टरबाइन के केस में अलग होता है, कंप्रेशर के केस में अलग होता है। नाउ वी विल ड्रॉ द टीएस डायग्राम ऑफ द रीहीटिंग प्रोसेस की रीहीटिंग प्रोसेस का टीएस डायग्राम आपको कैसा नजर आता है। पॉज द वीडियो और जल्दी से रीहीटिंग का मुझे बताइए कि आपको टीएस डायग्राम कैसे नजर आएगा, काफ़ी ईजी है। नाउ ड्रॉ द टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम देखिए क्या होता है। सो पॉज द वीडियो और टीएस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। प्रेशर की अगर हम बात करें, सो दिस इज द बॉयलर प्रेशर पीबी, दिस इज द इंटरमीडिएट प्रेशर, दिस इज ऑल्सो इंटरमीडिएट प्रेशर, दिस इज द कंडेंसर प्रेशर पीसी। तो यहाँ पर 3 प्रेशर लाइंस आपको मिलने वाली है। तो ये है आपका डोम, जहाँ आपका है पहला आपका एक्सपेंशन, उसके बाद है यहाँ पर आपका दूसरा एक्सपेंशन, फिर है इसके बाद आपके दूसरा एक्सपेंशन। कुछ इस तरीके से जाएगा ये है आपका दूसरा एक्सपेंशन। उसके बाद ये है आपका कंडेंसर और उसके बाद यहाँ है आपका पंप और ये है आपका इंटरमीडिएट प्रेशर। सो दिस इज द प्रेशर पीबी, दिस इज द इंटरमीडिएट प्रेशर PIN एंड दिस इज द कंडेंसर प्रेशर PC। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, देख लो 3 से 4 किस में आ रहा है, लो प्रेशर टर्बाइन में। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रीहीटिंग इन केस ऑफ योर रैंकाइन साइकिल। तो आई होप यहाँ तक आपको ये डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ बिकॉज ये डायग्राम आप ऑलरेडी बनाना सीख चुके हो। तो आई होप इतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि ये डायग्राम आप खुद बना देंगे। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बताने वाला कि इंटरमीडिएट प्रेशर क्या होना चाहिए फॉर द मैक्सिमम वर्क आउटपुट। आप इन दोनों का वर्क आउटपुट कैलकुलेट कीजिए, उसका डेरिवेशन कीजिए, देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ऑप्टिमम इंटरमीडिएट प्रेशर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? नेक्स्ट पॉइंट इसका काफ़ी इजी है। अब हम करने वाले हैं एनालिसिस, और हम एनालिसिस में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हीट सप्लाई पर क्या इफेक्ट हुआ है, हीट रिजेक्शन पर क्या इफेक्ट हुआ है, वर्क इनपुट पर क्या इफेक्ट हुआ है और आपके वर्क आउटपुट पर क्या इफेक्ट हुआ है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला इफेक्ट हम देखने वाले हैं, दैट इज द टरबाइन वर्क। टरबाइन वर्क पर क्या इफेक्ट हो रहा है? पहले हमें टरबाइन वर्क कितना मिल रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम सीधे आते, अगर हम यहाँ सीधे आ जाते यहाँ पर, सो दिस विल बी द 2' विदाउट रीहीटिंग, तो हमें टरबाइन वर्क इतना मिल रहा था। अब क्या हो रहा है, देखो अब हमें इतना मिल रहा है और उसके साथ साथ एडिशनल ये भी मिल रहा है, तो आपका जो टरबाइन वर्क है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर हम बात करते हैं पंप वर्क की, सो द पंप वर्क विल रिमेन सेम, इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा रीहीटिंग का, पंप वर्क विल बी रिमेन सेम। सो अगर हम बात करते हैं नेटवर्क की, सो द नेटवर्क विल बी इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द टरबाइन वर्क, so the value of the net work done per second will be increases. Now come to the D point, that is the amount of the heat supplied. पहले हम यहाँ से यहाँ तक कर रहे थे, उसी के साथ साथ अब हम यहाँ से यहाँ भी कर रहे हैं। So the amount of the heat supplied will be also increases due to the reheating. ये नाम में है ना reheating, री मतलब वापस, हीटिंग मतलब वापस हीट करना, तो रीहीट करना, ठंडा करके वापस गर्म करना, तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड विल बी ऑब्वियसली इंक्रीजेस। नाउ कम टू द हीट रिजेक्शन, सो द ई नंबर पॉइंट इज द हीट रिजेक्शन। सो द कंडेंसर प्रेशर विल बी रिमेन सेम। अगर हम सीधे आते तो हमारा जो एरिया होता वो ये वाला होता, सीधे आते तो हमारा जो एरिया होता ये वाला होता। बिकॉज ऑफ द रीहीटिंग एक्स्ट्रा एरिया आ चुका है, सो दैट द अमाउंट ऑफ द हीट रिजेक्शन विल बी ऑल्सो इंक्रीजेज, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो रीहीटिंग का कंसेप्ट आपके क्लियर हुआ होगा। अब साथ ही साथ मैं अब F नंबर पॉइंट पर आपसे पूछता हूँ कि X की वैल्यू पर क्या इफेक्ट आएगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द X। तो ये आप देख सकते हैं, बिना रीहीटिंग के यहाँ थे, रीहीटिंग के यहाँ पर है, तो X की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। X की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इन केस ऑफ द रीहीटिंग एफिशिएंसी में इंक्रीज और डिक्रीज, वाई? सो द अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, दैट इज द नेट वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड, दोनों ही क्या हो रहे हैं, इंक्रीज,
एफिशिएंसी का पता नहीं लगा पाते हैं, इट में भी इंक्रीज और इट में भी डिक्रीज। सो दिस इज द रीहीटिंग प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है आपका? रीहीटिंग प्रोसेस है। तो आपके जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, और इस मॉडिफिकेशन के बाद अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज द स्टीम रेट। दैट इज द स्टीम रेट। स्टीम रेट क्या होता है? स्टीम का मास फ्लो रेट होता है। स्टीम रेट क्या होता है? स्टीम का मास फ्लो रेट होता है, लेकिन इसकी यूनिट होती है केजी पर आवर। इसकी यूनिट क्या होती है? केजी पर आवर। स्टीम रेट क्या होता है? इट इज द मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम इन केजी पर आवर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द 1 किलोवाट पावर बाय द टरबाइन। आपको अगर 1 किलोवाट पावर चाहिए, ठीक है, अगर हम पंप वर्क को नेग्लिजिबल माने, अगर हम नेटवर्क भी कंसिडर कर लें, तो नेटवर्क अगर आपको 1 किलोवाट चाहिए, तो 1 किलोवाट को प्रोड्यूस करने के लिए इन टर्म्स ऑफ द केजी पर आवर आपको कितना स्टीम का रिक्वायरमेंट होगा, उसे हम कहते हैं स्टीम रेट। तो देखिए क्या है स्टीम रेट। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, स्टीम रेट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशन में। स्टीम रेट क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ द स्टीम इन केजी पर आवर in order to get the network of 1 kilowatt, in order to get the network of 1 kilowatt। अब देखिए क्या होता है, अब मैं इसको in terms of the mass लिखता हूं, तो देखिए m dot s that is the steam rate, ठीक है, mass flow rate of the steam multiply with net work done per kg of steam, net work done per kg of steam will be equals to total net work done, will be equals to total net work done, and this value will be equals to 1 kilowatt, this value will be equals to 1 kilowatt। तो यहाँ से m dot s की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। m dot s will be equals to 1 kilowatt divided by small w dot net, small w dot net, so it is 1 kilowatt। इसकी यूनिट क्या है सर? इसकी यूनिट है किलो जूल पर केजी। किलोवाट की यूनिट क्या होगी? किलो जूल पर सेकंड डिवाइड बाय किलो जूल पर केजी। तो ये क्या आ जाएगा आपका? केजी पर सेकंड में। किस में आ जाएगा? केजी पर सेकंड में। तो देखिए 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। अगर हम बात करते हैं 1 आवर, 1 घंटे की, 1 आवर में कितने सेकंड होंगे? 3600 सेकंड होंगे। तो 1 सेकंड किसके इक्वल होगा? 1 डिवाइड बाय 3600 आवर। तो 1 सेकंड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1/3600 घंटा। सो इट विल बी इक्वल्स टू केजी डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 3600 आवर। तो 3600 ऊपर चला जाएगा, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 3600 केजी पर आवर, 3600 केजी पर आवर। अब इसका मतलब क्या है देखिए, यहां पर आपकी यूनिट किस में आ रही है? पर सेकंड में आ रही है। एंड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द यूनिट इनटू केजी पर आवर, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द यूनिट इनटू केजी पर आवर, जो m डॉट s का फॉर्मूला होगा तो वो देखिए क्या होगा। सो दिस m डॉट s विल बी इक्वल्स टू 3600 डिवाइड बाय स्मॉल w डॉट नेट, डिवाइड बाय स्मॉल w डॉट नेट, एंड दिस वैल्यू विल बी इन केजी पर आवर, दिस वैल्यू विल बी इन केजी पर आवर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है ये फॉर्मूला वाला। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू नो द यूनिट ऑफ द स्टीम रेट। आपको स्टीम रेट का यूनिट पता होना चाहिए, और आपको ये 1 किलोवाट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? 1 किलोवाट। तो इन दोनों की हेल्प से आप क्या पता लगा सकते हो? इन दोनों की हेल्प से आप पता लगा सकते हो स्टीम रेट। क्या पता लगा सकते हो? स्टीम रेट पता लगा सकते हो। क्लियर है? तो वो फॉर्मूला याद रखिएगा, 3600 डिवाइड बाय वर्क डन पर केजी, 3600 डिवाइड बाय वर्क डन पर केजी। अब इसका क्वेश्चन आता है तो देखिए वो किस तरीके से आएगा। इसका जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आएगा, तो देखो क्वेश्चन मैं खुद बता देता हूँ कैसा आएगा। तो क्वेश्चन है कि एक आपके पास टरबाइन है, सो दिस इज द टरबाइन, ठीक है। इसके एंट्री पर जो आपका एंथैल्पी है वो है सपोज 2800 किलो जूल पर केजी, और इसके एग्जिट पर जो एंथैल्पी है सपोज वो है आपका 1800 किलो जूल पर केजी, 1800 किलो जूल पर केजी। क्लियर है? और यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है नेगलेक्ट पंप वर्क, नेगलेक्ट पंप
वर्क। और यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ द स्टीम रेट, द वैल्यू ऑफ स्टीम रेट, कि स्टीम रेट की वैल्यू क्या होगी। बेहद ही सिंपल है, देखिए w.net क्या होगा, w.net will be equals to 2800 minus 1800 kilojoule per kg. So this value will be equals to what? This value will be equals to 1000 kilojoule per kg. अब m.s क्या होगा, देखिए m.s in kg per hour it will be equals to 3600 divided by 123 kg per hour. So 0 0 and that m.s will be equals to 3.6 kg per hour. So this is the question on the basis of the steam rate. इस तरीके से स्टीम रेट पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंट्री और एग्जिट पर आपको एंथैल्पी दे रखी होगी, उन दोनों का डिफरेंस लेके 3600 के नीचे लगा देना है, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द स्टीम रेट इन केजी पर आवर। ध्यान रखिएगा इसका यूनिट केजी पर आवर में है, कुछ स्टूडेंट केजी पर सेकंड में खरा आ जाते हैं और उनका आंसर भी क्या हो जाता है, गलत, उनका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सो दिस इज द स्टीम रेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रीजनरेशन इन द रैंकाइन साइकिल। आपके रैंकाइन साइकिल में रीजनरेशन किस तरीके से किया जाता है, आपकी रैंकाइन साइकिल में रीजनरेशन किस तरीके से किया जाता है। रैंकाइन साइकिल में पूरा का पूरा खेल एंथैल्पी का ही है, पूरा का पूरा खेल किसका है, एंथैल्पी का है। और अगर आपको एंथैल्पी कैलकुलेट करनी आती है देन यू कैन इजीली गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन द वेपर पावर साइकिल। नाउ कम टू द रीजनरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका रीजनरेशन इन वेपर पावर साइकिल। तो जो रीजनरेशन होता है वो दो तरीके से किया जाता है, जो रीजनरेशन होता है वो कितने तरीके से किया जाता है, दो तरीके से। एक होता है आपका ओपन फीड वाटर हीटर, दूसरा होता है आपका क्लोज्ड फीड वाटर हीटर। तो दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रीजनरेशन कर सकते हैं। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, रीजनरेशन का मतलब होता है कि जब आपकी स्टीम टरबाइन में एक्सपेंड हो रही होती है तो बीच में थोड़ी थोड़ी जगह से हम क्या करते हैं, स्टीम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उस स्टीम का यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉयलर फीड वाटर। तो बॉयलर को जो हम वाटर की सप्लाई करते हैं, ठीक है, कंडेंसर के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए इनिशियली, ताकि बॉयलर में कम हीट की सप्लाई करने पड़े, देन व्हाट विल वी डू, हम क्या करते हैं, टरबाइन में छोटे छोटे पॉइंट से एक दो जगह से स्टीम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उस स्टीम की हीट को हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द फीड वाटर। फीड वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। तो रीजनरेशन जो किया जाता है उसका जो सबसे पहला मेथड है वो है आपका ओपन फीड वाटर हीटर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला मेथड है आपका ओपन फीड वाटर हीटर, ओपन फीड वाटर हीटर मेथड। तो ओपन मतलब क्या होगा, खुला। ओपन मतलब क्या होगा, खुला। खुला मतलब उसमें मिक्सिंग होगी, क्या होगी उसमें, मिक्सिंग। तो देखिए टरबाइन कैसा होता है इसमें, तो देखिए टरबाइन थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। सो दिस इज द टरबाइन, ये क्या है आपका टरबाइन। मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ कि टरबाइन के इनलेट पर ये आपका बॉयलर है, टरबाइन के इनलेट पर 1 यूनिट यानी 1 kg पर सेकेंड स्टीम अंदर जा रही है। 1 kg, 1 एज्यूम करना आसान रहता है इसलिए मैं 1 kg को क्या कर लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ। दिस इज योर बॉयलर, ये क्या है आपका बॉयलर है। उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद मैं यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स पर दो ले लेता हूँ, मैं दो डिफरेंट पॉइंट्स पर, ठीक है। इस स्टेट को मैं नाम दे देता हूँ 1, इस स्टेट को मैं क्या नाम दे देता हूँ, 1 नाम दे देता हूँ। और ये आपका जो 1 है वो है 1 kg पर सेकेंड। सो दिस इज द मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम। ये क्या है, स्टीम का मास फ्लो रेट। इस स्टेट को मैं नाम देता हूँ यहाँ पर 2, इस स्टेट को मैं यहाँ पर नाम देता हूँ 3, इस स्टेट को मैं यहाँ पर नाम देता हूँ 4। क्लियर है। जब वो एंटर कर रहा था उसकी जो एंथैल्पी थी मैं उसको एज्यूम कर लेता हूँ H1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए जब स्टीम यहाँ से एक्सपेंड हो रही होगी तो 2 नंबर पॉइंट से मैं उसको क्या करूँगा, एक्सट्रैक्ट करूँगा, थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करूँगा और जितना एक्सट्रैक्ट करूँगा उसकी क्वांटिटी है x1, उसकी कितनी क्वांटिटी है, x1 क्वांटिटी है। तो अब यहाँ से यहाँ तक कितनी गई थी, 1, यहाँ से यहाँ तक कितनी जाएगी, 1 माइनस x1, यहाँ से यहाँ तक कितनी जाएगी, 1 माइनस x1, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने x निकाल ली तो बाकी कितनी बच गई, 1 माइनस x1। अब 3 नंबर पॉइंट पर भी मैं क्या करता हूँ, और निकाल लेता हूँ और मैं कितनी निकालता हूँ, x2 निकालता हूँ। कितने निकालता हूँ, x2। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जाएगी, जा रही थी 1 माइनस x1। अब मैंने x2 और निकाली तो कितना बच गया, 1 माइनस x1 माइनस x2।
तो जब चौथे नंबर पॉइंट से आपकी स्टीम निकल रही होगी तो वो होगी 1 माइनस x1 माइनस x2। तो इस तरीके से मैं स्टीम को क्या करूंगा, एक्सट्रैक्ट, इस तरीके से मैं स्टीम को क्या करूंगा, एक्सट्रैक्ट करूंगा। यहां से निकलने के बाद आपकी जो ये स्टीम है एंटर करेगी वो होगी आपकी कंडेंसर में। किस में एंटर करेगी, कंडेंसर में एंटर करेगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि स्टीम के बाद तो कौन लगा होता है, कंडेंसर ही लगा होता है। कौन लगा होता है, कंडेंसर। सो दिस इज द कंडेंसर। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। नाउ कम टू द एंथैल्पी। यहां पर एंथैल्पी क्या थी, H1, यहां पर एंथैल्पी X1 की H2, X2 की क्या है, H3, और यहां पर जब ये 4 पर निकल रही है तो एंथैल्पी क्या है, H4। एंथैल्पी क्या है, H4। पूरा खेल एंथैल्पी का है। कंडेंसर से जब आपका वर्किंग फ्लूइड बाहर निकलेगा, कंडेंसर से जब आपका वर्किंग फ्लूइड बाहर निकलेगा उसका मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं, उसका प्रेशर इंक्रीज कर दूंगा। और यहां पर मैं एक लगाऊंगा आपका ओपन फीड वाटर हीटर। सो दिस इज द ओपन फीड वाटर हीटर नंबर 1। इसमें क्या होगा, यहां पर देखिए, यहां पर होगा आपके एक पंप, यहां होगा आपके एक पंप, और वो पंप क्या करेगा, पंप करेगा प्रेशर को इंक्रीज। पंप क्या करेगा, प्रेशर को इंक्रीज। यहां तक कोई प्रॉब्लम, पंप प्रेशर को तो इंक्रीज करता है। तो ये स्टेट क्या है आपकी 4 के बाद क्या आएगी आप पे 5, और यहां क्या आएगी आपके 6। ये वाला जो X2 आ रहा होगा उसको मैं यहां पर भेज दूंगा। ठीक है, जो X2 आ रहा होगा उसको मैं कहां भेज दूंगा, वहां पर भेज दूंगा, ऐसे। अब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, ये दोनों आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट होके क्या हो जाएंगे, मिक्स। अब ये निकलेंगे यहां से। तो जब ये यहां से निकलेंगे तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, यहां पर भी मैं पंप का यूज करते हुए, किसका यूज करते हुए, पंप का। तो ये लीजिए पंप, पंप का यूज करते हुए अगेन मैं इसका प्रेशर इंक्रीज करूंगा और इसको दूसरे वाले ओपन फीड वाटर हीटर में भेजूंगा। सो दिस इज द ओपन फीड वाटर हीटर 2। अब यहां से ये इसमें मिक्स हो जाएगा इस तरीके से। तो देखो देखो अब यहां पे ये क्या है, 6 नंबर पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 7 नंबर पॉइंट, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 8 नंबर पॉइंट, और ये 2 नंबर पॉइंट तो यहाँ आ ही रहा था। अब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। यहाँ से आने वाला एक्सट्रैक्शन और यहाँ से आने वाला, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद में एक और पंप लगाऊंगा, उसके बाद में एक और पंप लगाऊंगा, और एक और पंप लगाने के बाद मैं इसको किस में भेज दूंगा, बॉयलर में। सो दिस इज द 9 एंड दिस वन इज द 10। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। अगर आपको एंथैल्पी बतानी है तो आप एंथैल्पी बता सकते हो। यहाँ पर जो आपकी एंथैल्पी है वो है H5, यहाँ पर जो आपकी एंथैल्पी है वो है H6, यहाँ पर जो एंथैल्पी है H7, इसके और इसके बीच में जो एंथैल्पी है वो है H8, यहाँ पर एंथैल्पी H2 है ही, और यहाँ पर एंथैल्पी है H9, यहाँ पर एंथैल्पी है H10। सो दिस इज द ओपन फीड वाटर हीटर। ध्यान से वापस मैं बताता हूँ, रिपीट करता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए 1 नंबर पॉइंट, सो दिस इज द 1 नंबर पॉइंट। यहाँ से आपकी स्टीम एंटर करती है टरबाइन में विद द मास फ्लो रेट ऑफ द 1 kg पर सेकेंड। थोड़ा सा एक्सपेंड होने के बाद, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा एक्सपेंड होने के बाद मैं इस 2 नंबर पॉइंट से, दिस इज द 2, इस 2 नंबर पॉइंट से मैं स्टीम को कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं, और जितना मैं एक्सट्रैक्ट करता हूं उसे मैं कहता हूं X1, उसे मैं क्या कहता हूं, X1। कितना बच जाता है फिर यहां पर 1 माइनस X1। क्यों, क्योंकि 1 अंदर गया था, X1 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर कितना बचा, 1 माइनस X1। तो 1 माइनस X1 को मैं इतनी दूरी तक एक्सपेंड करता हूं, और फिर उसमें से टोटल में से जो अंदर बचा था 1 माइनस X1, वहां से X2 क्वांटिटी और निकाल लेता हूं। तो जब मैं X2 क्वांटिटी और निकालता हूं तो बच कितना जाता है, पहले था 1, उसमें से निकाल लिया X1, फिर उसमें से निकाल लिया X2, तो बच कितना गया, 1 माइनस X1 माइनस X2। तो 1 माइनस X1 माइनस X2। अब मैं 1 माइनस X1 माइनस X2 का पूरा एक्सपेंशन कर देता हूं, और उसको मैं 4th नंबर पॉइंट से बाहर निकालता हूं। कितने नंबर पॉइंट से, 4th नंबर पॉइंट से। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। 4th नंबर पॉइंट से बाहर निकालने के बाद मैं उसको कंडेंसर में भेजता हूं, ताकि वहां पर लेटेंट हीट का रिजेक्शन हो। जैसे ही वो कंडेंसर से बाहर निकलता है, उस पॉइंट को मैंने नाम दिया है 5। क्या नाम दिया है उसको मैंने, 5 नाम दिया है।
5 वाले को मैं क्या करता हूँ, पंप में भेजता हूँ, थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज करता हूँ और थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज करने के बाद मैं उसको ओपन फीड वाटर हीटर 1 में भेजता हूँ, जहां पर इस x2 और यहां पर जो निकल रहा है 1 माइनस x1 माइनस x2, 1 माइनस x1 माइनस x2, क्योंकि कितना अंदर गया था 1 माइनस x1 माइनस x2, यहां भी गया 1 माइनस x1 माइनस x2, यहां भी गया 1 माइनस x1 माइनस x2 की मिक्सिंग हो जाती है x2 के साथ। तो जब यहां पर से निकलता है, दैट इज द 7th नंबर पॉइंट, दैट इज द 7th नंबर पॉइंट, यहां आपके बचता है 1 माइनस x1। कितना बचता है 1 माइनस x1 बचता है। तो यह आप नीचे लिख सकते हैं, कितना बचता है 1 माइनस x1 बचता है। क्लियर है। उसके बाद इस 1 माइनस x1 इनको जोड़ लो ना, यहां से कितना घुस रहा है, यहां से घुस रहा है 1 माइनस x1 प्लस 1 माइनस x1 माइनस x2, 1 माइनस x1 माइनस x2, इधर से कितना घुस रहा है x2, तो प्लस x2 करो तो x2 से x2 कैंसिल आउट, 1 माइनस x1 आपका यहां से निकलेगा, 1 माइनस x1 आपका लेफ्ट साइड से निकलेगा। अब जब 1 माइनस x1 यहां से निकलेगा, उसको भी मैं पंप में भेजूंगा और पंप में भेजने के बाद उसका मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा और उसको ओपन फीड वाटर हीटर 2 में भेजूंगा। जब वो ओपन फीड वाटर हीटर 2 में जा रहा होगा, उसका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा 1 माइनस x1, कितना होगा 1 माइनस x1, और यहां से x1 जो आ रहा होगा वो इसमें मिक्स हो जाएगा और जब वो यहां से निकलेगा तो उसका अमाउंट वापस कितना हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि 1 माइनस x1 अंदर आया प्लस x2 अंदर आया, बाहर कितना निकलेगा 1 निकलेगा। तो इस तरीके से आप इसका क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एनालिसिस। अलग बार बार मैं इनकी क्वांटिटी को लिखूंगा तो एक डायग्राम है ना थोड़ा खराब सा दिखेगा, डायग्राम थोड़ा सा खराब दिखेगा, इसलिए मैं क्या करता हूं अब एक एक कंपोनेंट का एनालिसिस करता हूं और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए सबसे पहला मैं कंपोनेंट लेता हूं यहां पर टरबाइन वर्क कि टरबाइन का मैं एनालिसिस करता हूं। टरबाइन में देखो क्या हो रहा है, अंदर कौन जा रहा है और बाहर कौन निकल रहा है, सिर्फ वही एनालिसिस है। टरबाइन से हमें क्या मिल रहा है, वर्क आउटपुट। सो दिस इज द W.T। अंदर कौन जा रहा है, देखो यहां पर देखो अंदर कौन जा रहा है टरबाइन में, देखो अंदर सर यहां से आपका एंटर हो रहा है, यहां से, तो अंदर कौन जा रहा है m.H1। m डॉट किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो देखिए 1 इंटू H1, 1 इंटू H1, बाहर कौन निकल रहा है, देखो बाहर तो सर यहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है और ये W.T निकल रहा है। क्या निकल रहा है W.T। तो 1 इंटू H1 विल बी इक्वल्स टू, यहां से कितना निकल रहा है X1, किस एंथैल्पी पे निकल रहा है H2 पर, तो X1 निकल रहा है H2 एंथैल्पी पर, जो आपका X1 है वो निकल रहा है H2 पर, और कौन निकल रहा है X2 निकल रहा है H3 एंथैल्पी पर, प्लस X2 निकल रहा है H3 एंथैल्पी पर, प्लस और कौन निकल रहा है 1 माइनस X1 माइनस X2, तो और कौन निकल रहा है 1 माइनस X1 माइनस X2। ये किस एंथैल्पी पर निकल रहा है H4 पर, किस पर निकल रहा है H4 पर। क्या और भी कोई बाहर निकल रहा है, बिल्कुल सर W.T भी बाहर निकल रहा है, सो प्लस W.T। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ W.T, W.T विल बी इक्वल्स टू H1 माइनस X1 H2 माइनस X2 H3, ये सभी उधर चले जाएंगे, X2 H3 माइनस 1 माइनस X1 माइनस X2 H4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द टरबाइन वर्क। ये किसकी वैल्यू है, टरबाइन वर्क की वैल्यू है। इसका फॉर्मूला ना रटें, इसका फॉर्मूला याद करने की ना कोशिश करें, केवल कंसेप्ट को समझें कि अंदर जो जा रहे हैं दैट विल बी इक्वल्स टू बाहर जो आ रहे हैं, अंदर जो जा रहे हैं दैट विल बी इक्वल्स टू बाहर जो जा रहे हैं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द टरबाइन वर्क। अंदर सिर्फ ये जा रहा था, बाहर ये 3 निकल रहे थे, तो उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, टरबाइन वर्क की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। किसको कैलकुलेट कर सकते हो, टरबाइन वर्क को। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या कंडेंसर का एनालिसिस कर सकते हो, बिल्कुल सर, हम कंडेंसर का भी एनालिसिस करते हैं। तो सेकंड नंबर पॉइंट ले लो, कंडेंसर। सेकंड नंबर पॉइंट क्या हो गया आपका, कंडेंसर हो गया। कंडेंसर के अंदर कौन जा रहा है 1 माइनस X1 माइनस X2, कौन बाहर निकल रहा है 1 माइनस X1 माइनस X2, कितने एंथैल्पी पर जा रहा है 4 पर, कितनी एंथैल्पी पर बाहर निकल रहा है 5 पर, बाकी कहां गई सर हीट रिजेक्शन हो गया।
क्या हो गया, हीट रिजेक्शन। तो अंदर कौन जा रहा है, देखो 1 माइनस x1 माइनस x2 किस एंथैल्पी पर जा रहे हैं, H4 पर जा रहे हैं। बाहर कौन आ रहा है, देखो 1 माइनस x1 माइनस x2 किस एंथैल्पी पर आ रहे हैं, H5 पर आ रहे हैं। और साथ ही साथ कौन बाहर आ रहा है, Q डॉट R। तो Q डॉट R की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस x1 माइनस x2 मल्टीप्लाई विद H4 माइनस H5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द Q डॉट R। ये किसकी वैल्यू आ गई है, Q डॉट R की। अंदर जो जा रहे हैं उतने क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। कंडेंसर के बाद अब हम बात करते हैं हमारे ओपन फीड वाटर हीटर की। किसकी, ओपन फीड वाटर हीटर। ओपन फीड वाटर हीटर नंबर 1 की बात करते हैं। सो सी नंबर इज ओपन फीड वाटर हीटर 1। अंदर कौन जा रहा है, देखो अंदर एक तो जा रहा है यहां से और एक तो जा रहा है यहां से। अंदर एक तो जा रहा है यहां से और एक तो जा रहा है यहां से। कितना जा रहा है, x2। और यहां से कितना जा रहा है, देखो पंप से जो निकलेगा वही तो यहां से घुसेगा। तो पहले पंप वाला कंसीडर कर लो। सो दैट इज द 1 माइनस x1 माइनस x2 किस एंथैल्पी पर जा रहा है, H6 एंथैल्पी पर जा रहा है, प्लस x2 किस एंथैल्पी पर जा रहा है, H3 पर। x2 H3 पर इक्वल्स टू कौन बाहर निकल रहा है, 1 माइनस x1। तो 1 माइनस x1 किस एंथैल्पी पर बाहर निकल रहा है, H7। बस बैलेंस करना है इनको क्या करना है, बैलेंस करना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो दिस इज द ओपन फीड वाटर हीटर 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट ओपन फीड वाटर हीटर सेकंड में देखो यहां से अंदर घुस रहा है, यहां से अंदर घुस रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है। तो यहां से अंदर कितना घुस रहा है, 1 माइनस x1। तो 1 माइनस x1 घुस रहा है, किस एंथैल्पी पर घुस रहा है, H8 पर। प्लस और कौन घुस रहा है, ये वाला, ये कौन है, x1। सो दिस इज द x1 किस एंथैल्पी पर घुस रहा है, H2 पर। इट विल बी इक्वल्स टू यहां से कोई निकल रहा है, कौन निकल रहा है, 1। सो 1 कितनी एंथैल्पी पर निकल रहा है, H9 पर। सो दिस इज द नेक्स्ट एनालिसिस। तो इस तरीके से आप ओपन फीड वाटर हीटर का भी क्या कर सकते हो, एनालिसिस। हम बात करते हैं बॉयलर की, तो बॉयलर का भी एनालिसिस कर सकते हो। यहां से कौन घुस रहा है और यहां से कौन निकल रहा है, यहां से घुस रहा है 1, यहां से निकल भी रहा है कौन, 1, क्योंकि यहां पर तो 1 हो गए थे ना, सभी जुड़ गए थे। सो देखिए बॉयलर में क्या हो रहा है, हीट का एडिशन। सो दिस इज द हीट सप्लाइड। अंदर कौन कौन जा रहा है H10 1 के साथ प्लस Q डॉट S विल बी इक्वल्स टू H1। तो ये तो आप सिंपली निकाल सकते हो, Q डॉट S विल बी इक्वल्स टू H1 माइनस H10, क्योंकि इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 1। तो 1 चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो H1 माइनस H10 विल बी इक्वल्स टू द हीट सप्लाइड टू द बॉयलर। हीट सप्लाइड टू द बॉयलर। यहां तक कोई संदेह, बिल्कुल सर कोई संदेह वाली बात नहीं है। आप टरबाइन वर्क भी कैलकुलेट कर सकते हो, पंप वर्क भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कैलकुलेट कर सकते हो, पंप वर्क। तो पंप वर्क कैलकुलेट करें, बिल्कुल सर कीजिए। कितने पंप है, 1 2 3 पंप है। तो सपोज इसमें पंप वर्क है WP1, इसमें पंप वर्क है अंदर जो जा रहा है WP2, इसमें जो पंप वर्क अंदर जा रहा है वो है WP3। 1 पर आते हैं। 1 में अंदर कौन जा रहा है, एक तो यहां से जा रहा है, एक तो यहां से जा रहा है। तो पहले देखो WP1, सो WP1 प्लस 1 माइनस x1 माइनस x2 किस एंथैल्पी पर जा रहे हैं, H5 पर। सो 1 माइनस x1 माइनस x2 H5 पर इक्वल्स टू बाहर कहां पर निकल रहे हैं, H6 पर निकल रहे हैं। सो 1 माइनस x1 माइनस x2 H6 पर निकल रहे हैं। सो द वैल्यू ऑफ द पंप वर्क 1 विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस x1 माइनस x2 H6 माइनस H5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द WP1। किसका वैल्यू आ गया, WP1। बस बैलेंस करते जाना है। नाउ कम टू द WP2। यहां अंदर कौन घुस रहा है, WP2। यहां से ये घुस रहा है, तो अंदर घुसने वाले को जोड़ो पहले, WP2 प्लस और कौन घुस रहा है, यहां से ये घुस रहा है। कितने अमाउंट में, 1 माइनस x1 में। सो 1 माइनस x1 कितनी एंथैल्पी के साथ, H7 एंथैल्पी के साथ, विल बी इक्वल्स टू यहां से ये बाहर निकल रहा है किस एंथैल्पी के साथ, H8 के साथ। तो 1 माइनस x1 H8 के साथ। सो द वैल्यू ऑफ द WP2 विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस x1
H8 minus H7, H8 minus H7. नाउ कम टू द WP3. तो ये यहाँ से घुस रहा है WP3, एक यहाँ से घुस रहा है H9 पर, तो ले लो WP3 प्लस H9 विल बी इक्वल्स टू H10, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या है इसके 1 है. सो WP3 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इट विल बी इक्वल्स टू H10 माइनस H9. तो इस तरीके से आप WP3 की वैल्यू को भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो. बस हमें क्या करना है, बैलेंस करना है. क्या करना है, बैलेंस. अंदर जो जा रहे हैं उतने ही क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे. ठीक है, अंदर जो अमाउंट एंथैल्पी के साथ जा रहा है उसको उससे मल्टीप्लाई करके भेज देना है. अंदर जो अमाउंट एंथैल्पी के साथ जा रहा है उसको उससे मल्टीप्लाई करके क्या करना है, भेज देना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द टोटल पंप वर्क. दैट इज द टोटल पंप वर्क. टोटल पंप वर्क को हम शो करते हैं WP से. दैट इज द समेशन ऑफ द पंप वर्क बाय 1, पंप वर्क बाय 2 एंड द पंप वर्क बाय 3. Pump work by 3. Now come to the net work. What will be the value of the net work? Net work will be equals to the turbine work minus of pump work. Turbine work minus of pump work. Now come to the efficiency. What is efficiency? Efficiency is the net work divided by heat supplied. Efficiency is the net work divided by heat supplied. यहाँ पर आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है. यहाँ पर सिंपली आपको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे तो 2 ही है, कभी कभी क्या होता है, एक भी हो सकता है. क्या हो सकता है, सिंपली 1. तो सिंपली 1 भी हो सकता है. क्या हो सकता है, सिंपल 1. तो जब सिंपल 1 होगा तो ये पंप हट जाएगा, ये ऐसे आएगा. क्लियर है. सिंपल 1 होगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा वाला क्वेश्चन आज तक मैंने नहीं देखा है. ठीक है, 3 वाला भी मैक्सिमम पॉसिबल है, लेकिन वो थोड़ा और लेंथी हो जाएगा. बस सिर्फ हमें क्या रखना है, बैलेंस करना है. अंदर जो जा रहे हैं उतने ही क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे. अगर इस कंसेप्ट को समझ लिया ना तो रीजनरेशन वाले क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. अब मेन पॉइंट आता है कि ये जो रीजनरेशन हो रहा था वो कैसे हो रहा था, मिक्सिंग होके. यहां से जो अंदर जा रहा था, यहां से जो अंदर जा रहा था, दोनों इस में क्या हो रहे थे, मिक्स हो रहे थे. डायरेक्ट मिक्सिंग हो रही थी. लेकिन ये जो डायरेक्ट मिक्सिंग होती है इतनी इफेक्टिव नहीं होती. ये जो डायरेक्ट मिक्सिंग होती है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती. तो इफेक्टिव के लिए हम क्या करते हैं, इफेक्टिव के लिए हम यूज़ करते हैं क्लोज्ड वाटर हीटर. किसको यूज़ करते हैं हम, क्लोज्ड वाटर हीटर को यूज़ करते हैं, जिसमें डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं होती. मिक्सिंग के लिए अलग से चैम्बर बना होता है और उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सिंग चैम्बर कहते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द क्लोज्ड फीड वाटर हीटर. क्लोज्ड फीड वाटर हीटर. तो आइए देखिए क्लोज्ड फीड वाटर हीटर आपको कैसे नजर आता है. सो फॉर दिस फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द कंपोनेंट डायग्राम ऑफ द क्लोज्ड फीड वाटर हीटर. तो इसमें क्या होता है, देखिए, देखते ही आपको चीजें समझ आने लगेगी. आपके पास एक बॉयलर होता है. सो दिस वन इज बॉयलर. ये क्या है, आपका बॉयलर है. ठीक है, बॉयलर के बाद आपके यहाँ पर होता है टरबाइन, जिसमें आपका पार्शियल एक्सपेंशन होता है. और एक्सपेंशन होने के बाद हम कुछ अमाउंट स्टीम का बाहर निकाल देते हैं. तो ये हमने 1 नंबर पॉइंट पर इसको अंदर भेजा है, जिसका m डॉट भी क्या है, 1, और जिसकी एंथैल्पी क्या है, H1 है. एंथैल्पी क्या है, H1. उसके बाद सिर्फ चलो अब हम एक बार ही बाहर निकालते हैं. हमने बाहर निकाल लिया x. उसके बाद कौन बचेगा, उसके बाद बचेगा 1 माइनस x. उसके बाद कौन बचेगा, 1 माइनस एक्स बचेगा. 1 माइनस एक्स को हम कहाँ भेजेंगे, 1 माइनस एक्स को हम भेजेंगे कंडेंसर में. किस में भेजेंगे, कंडेंसर में भेजेंगे. कंडेंसर में भेजने के बाद हम क्या करेंगे, उसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे. उसका क्या इंक्रीज करेंगे, प्रेशर. सो प्रेशर इंक्रीज करने के लिए हम यूज में लेंगे पंप. किसको यूज में लेंगे, पंप को यूज में लेंगे. तो पंप को यूज में लेने के बाद उसके ऊपर होगा आपके एक क्लोज्ड फीड वाटर हीटर. क्या होगा, क्लोज्ड फीड वाटर हीटर. तो ये आपका जाएगा इस तरीके से क्लोज्ड फीड वाटर हीटर में, और यहां से ये होता हुआ आएगा और इसके अंदर से ऐसे होते हुए विदाउट मिक्सिंग बाहर निकल जाएगा. क्लियर है. सो दिस इज द पॉइंट 1, दिस इज द पॉइंट 2, दिस इज द पॉइंट 3, इट इज ऑल्सो पॉइंट 3, इट इज द पॉइंट नंबर 4, इट इज द पॉइंट नंबर 5. क्लियर है, ये भी आपका पॉइंट 2 ही है. और उसके बाद आप यहां लिख सकते हो दिस इज द पॉइंट नंबर 6, दिस इज द पॉइंट नंबर 7, दिस इज द पॉइंट नंबर 6 एंड दिस इज द पॉइंट नंबर 7. ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा बॉयलर ऊपर बनाता हूं. सो दिस वन इज द बॉयलर. ये क्या है, आपका बॉयलर है. थोड़ा ऊपर बनाया मैंने,
स्पेस के लिए। सो दिस इज द बॉयलर, क्लियर है। अब क्या होगा देखिए यहाँ पर होगा एक मिक्सिंग चेम्बर, यहाँ क्या होगा आपके एक मिक्सिंग चेम्बर होगा। तो मिक्सिंग चेम्बर में हम क्या करेंगे, फ्लूइड को भेजेंगे, यहाँ से आपका मिक्सिंग चेम्बर में चला जाएगा। सो दिस इज द 8 और इसको भी हम क्या करेंगे, पंप से वापस मिक्सिंग चेम्बर में भेज देंगे। सो दिस इज द 9। यह है आपका मिक्सिंग चेम्बर, ये क्या है आपका मिक्सिंग चेम्बर। इस क्लोज्ड फीड वाटर हीटर में मिक्स नहीं होगा, अलग से मिक्सिंग चेम्बर बना होगा। क्या बना होगा, अलग से मिक्सिंग चेम्बर। और उसके बाद उसको हम किस में भेज देंगे, बॉयलर में भेज देंगे। ठीक है, किस में भेज देंगे, बॉयलर में। तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 और ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। देख लीजिए अब यहां से कौन आ रहा है, x आ रहा है, तो यहां भी कौन होगा, x होगा। और एंथैल्पी क्या होगी, H2। यहां क्या होना रहा है, 1 माइनस x आ रहा है, तो एंथैल्पी होगी H3 और यहां एंथैल्पी होगी H2। क्लियर है। इसके अंदर कौन एंटर होगा, इसके अंदर एंटर होगा 1 माइनस एक्स, एंथैल्पी होगी H3। बाहर कौन निकलेगा 4 पर, 1 माइनस एक्स ही निकलेगा, एंथैल्पी होगी H4। 5 पर कौन बाहर निकलेगा, 1 माइनस एक्स ही बाहर निकलेगा, एंथैल्पी होगी H5। क्योंकि पंप में जितना जाएगा उतना ही बाहर निकल जाएगा। यहां कौन बाहर निकलेगा, x बाहर निकलेगा और एंथैल्पी होगी H7। यहां पर बाहर कौन निकलेगा, x बाहर निकलेगा, एंथैल्पी होगी H8। यहां पर बाहर कौन निकलेगा, 1 माइनस एक्स, एंथैल्पी क्या होगी H6। यहां पर बाहर कौन निकलेगा, 1 माइनस एक्स, एंथैल्पी होगी H9। यहां पर दोनों के मिक्स होने के बाद बाहर कौन निकलेगा, 1 निकलेगा, एंथैल्पी क्या होगी H10। तो इस तरीके से आप यहां पर भी बैलेंसिंग लगा के इस क्लोज्ड फीड वाटर हीटर का क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। तो यहां पर आपका ये जो क्लोज्ड फीड वाटर हीटर है ये भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। दिस इज द टाइप ऑफ द रीजनरेशन प्रोसेस अकर इन योर आइडियल रैंकाइन साइकिल। रीजनरेशन प्रोसेस का यूज करने से क्या होता है, देखिए रीजनरेशन के प्रोसेस का यूज करने से जो आपका नेट वर्क डन है, पूरा तो एक्सपेंड नहीं हो पाया, थोड़ा सा एक्सपेंड होते निकाल लिया, थोड़ा सा एक्सपेंड होते निकाल लिया, थोड़ा सा एक्सपेंड होते निकाल लिया। तो रीजनरेशन का यूज करने से क्या होता है, बिकॉज ऑफ द रीजनरेशन जो आपका टर्बाइन वर्क होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज, एंड योर पंप वर्क विल बी ऑल्सो इंक्रीजेस। क्योंकि नंबर ऑफ पंप्स इंक्रीज हो जाते हैं तो पंप वर्क भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें वही टरबाइन से आउटपुट चाहिए, हमें वही टरबाइन से आउटपुट चाहिए जो हमें पहले मिल रहा था रीजनरेशन से, तो हम क्या करेंगे, हम हमारे प्लांट के साइज को इंक्रीज कर देंगे सो दैट मोर मास कैन बी एंटर इनटू द टरबाइन। तो मैं क्या कह रहा हूं, फॉर द सेम वर्क ऑफ द टरबाइन, फॉर द सेम नेट वर्क डन, क्या कह रहा हूं मैं, फॉर द सेम नेट वर्क डन, अगर हम रीजनरेशन प्रोसेस का यूज करते हैं तो मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम विल बी इंक्रीजेस। ध्यान से सुनिएगा, फॉर द सेम नेट वर्क डन या फिर फॉर द सेम टरबाइन वर्क, अगर हम रीजनरेशन यूज करते हैं देन वी हैव टू इंक्रीज द मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम। कैसे, देखो अब हम बात करते हैं मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम मल्टीप्लाइड बाय W डॉट नेट इज इक्वल्स टू W डॉट टी। W डॉट नेट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, W डॉट टी, ये कैपिटल W है। अब देखो क्या होगा, अगर आपकी ये वाली वैल्यू, क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो उसी को लेने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब है 2 गुना 4, 4 गुना 2। अगर 4 से 2 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और जब हम मास फ्लो रेट को इंक्रीज करेंगे तो आपके प्लांट का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज, आपके प्लांट का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं फॉर द सेम मास फ्लो रेट, अगर मैं मास फ्लो रेट को इंक्रीज नहीं करता, उस कंडीशन में क्या होगा, फॉर द सेम मास फ्लो रेट इफ इट विल बी डिक्रीजेस देन द नेटवर्क विल बी ऑल्सो डिक्रीजेस, इसलिए पहले जैसी चीज को पाने के लिए हमें मास फ्लो रेट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। लेकिन जो हम रीजनरेशन प्रोसेस करते हैं उसका एक फायदा होता है कि हमारी जो साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। साइकिल की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो यहां पर मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताएं। द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल विल बी इंक्रीजेस। अगर हम रीजनरेशन प्रोसेस यूज करते हैं तो हमें जो टोटल मिलता है ना,
उसका क्या इफेक्ट होता है। तो वो उसका इफेक्ट इस तरीके से मैंने आपको समझाया है कि फॉर द सेम नेटवर्क हमें क्या करना पड़ेगा, मास फ्लो रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा सो दैट द साइज ऑफ द प्लांट विल बी इंक्रीजेस। लेकिन अगर हम मास फ्लो रेट को इंक्रीज नहीं करते हैं, फॉर द सेम मास फ्लो रेट आपका W डॉट नेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये दो चीजें हैं, या तो आप इसको सेम कर लो या तो आप इसको सेम कर लो। अगर आप इसको सेम रखोगे तो m डॉट को इंक्रीज करना पड़ेगा, 4 से क्या करना पड़ेगा, 2 से क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। उल्टा बना दिया ना, 4 से 2 आ रहे हैं तो 2 से क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। अगर हम इसको सेम रखना चाहते हैं तो, अगर हम इसको सेम रखना नहीं चाहते हैं तो देखिए क्या होगा, जैसे ही आपका ये डिक्रीज होगा तो ये वाला वैल्यू भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये मैं वापस क्लियर कर देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे। m डॉट इंटू W डॉट नेट इक्वल्स टू W डॉट नेट। अगर हम वही वर्क चाहते हैं तो इसके डिक्रीज होने का इफेक्ट इसके इंक्रीज होने वाले इफेक्ट से ओवरकम हो जाएगा, तो हमें वही वर्क मिलेगा 8। क्या मिलने वाला है, 8। तो 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 2 8। मतलब जब ये 4 से 2 हो जाएगा तो मास फ्लो रेट को इंक्रीज कर दो, सेम मिलेगा। क्या मिलेगा, सेम। अगर हम मास फ्लो रेट को चेंज नहीं करते, अगर हम मास फ्लो रेट को चेंज नहीं करते, 2 का 2 रहने देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 4 8, 2 गुना 2 4, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। 8 से क्या हो जाएगी, 4। जब हम क्या करेंगे, रीजनरेशन प्रोसेस, क्या करेंगे, रीजनरेशन प्रोसेस, और रीजनरेशन प्रोसेस से एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पर आपका जो रैंकाइन साइकिल वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक गाइस।